हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कोर्सेज टू एडवांस 3 में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग जीरो टू हीरो तक का सफ़र तय करने वाले हैं, मतलब बेसिक टू हाई लेवल तक जाने वाले। तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले तो क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? तो इसके पिता कौन है? लियोनार्ड डिंग्स। कौन है? लियोनार्ड डिंग्स जो है क्षेत्र मिति के हमारे पिता हैं। अब ये जो क्षेत्र मिति है, ये हमारा संबंध पता है किससे रखता है? तो ये संबंध रखता है हमारा मापन से। किससे? मापन से। इसका संबंध है हमारे क्षेत्र मिति का। इसके बाद मापन से संबंध तो रखता है, पर ये किस चीज को क्या मापता क्या है? ये तो विशेष करके ये किसको मापता है? ज्यामितीय आकृतियों को ये विशेष तौर से मापता है। ज्यामितीय आकार को क्या है? विशेष रूप से मापता है हमारा क्षेत्र मिति। अब ज्यामितीय आकार में कौन कौन से आकार है, इसमें किसको मापता है? तो ज्यामितीय आकार में ये मापता है हमारे क्षेत्रफल को। जो भी आकार होगा उसमें ये क्षेत्रफल मापता है। पहले आएगा परिमाप, परिमाप मापेगा, उसके बाद क्षेत्रफल, और उसके बाद ये मापता है हमारा आयतन। तीन चीज को ये मापता है। तो परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं? तो कोई भी जैसे कि अगर ये कोई एक आकार है, जिस भी आकार का है ये, ठीक है, तो परिमाप बोलता है बाउंड्री, मतलब एक बिंदु से वापस इधर क्लोज बंद करके जो आएगा उसका दूरी क्या होगा। कहने का अर्थ है कि आकृति के सभी ओर का माप। अगर कोई आकृति, ये तो चलो यहाँ से है, तो यहाँ से शुरू करके माप मतलब दूरी, यहाँ से शुरू करके कि ये कितने मीटर या सेंटीमीटर का हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से शुरू किया है वहीं पे खत्म करेंगे। अब जैसे कि अगर कोई इस आकार का है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा और ये यूं चलते 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 यहाँ तक का, ये हमारा परिमाप कहलाता है। इस आकार की ये दूरी होगी। बाहर बाहर का माप, अंदर से नहीं बाहर से लिखते हैं। तो परिमाप का कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट बाउंड्री, बाउंड्री को ही ये हमारा परिमाप जो है मापता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो है हमारा, ये क्या कहता है कि किसी भी कोई भी आकार है वो कितना स्थान घेरता है। जैसे कि अब ये जो आकार है हमारा, ये वाला जो आकार है हमारा, इसने इतना, जितना ये क्लोज करके जितना स्थान घेर रहा है वो हमारा क्षेत्रफल में आएगा। सच एग्जाम्पल में रेड वाली आकृति को देखिए, ये जो आकृति है हमारी, ये जो बिल्कुल रेड हो रखी है, तो ये ब्लैक बोर्ड का इतना हिस्सा क्या है? ये घेर के रखे हुए, जितना हिस्सा, मतलब जितने स्पेस पे इसका कब्जा हो गया है, वही है हमारा क्या है? क्षेत्रफल। मतलब यहाँ जो ब्लैक बोर्ड का हिस्सा है, इस पे तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, भले ही हम इसके बाहर जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्षेत्रफल है कि कोई भी आकार कितना जगह घेरता है। इसके बाद परिमाप का, इसी में यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ऐसे 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 करके यहाँ तक आए, बाउंड्री ये हो गया परिमाप। अब है आयतन। तो आयतन क्या है? ऐसे में हम आयतन नहीं देखते, पर आयतन का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखें। आयतन हमारा धारण करने की क्षमता से बात करता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है। देखो आकार इसमें नहीं होगा, जैसे कि ये जो आकार है इसका आयतन नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? कोई भी एक मटेरियल सॉलिड चाहिए होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल में है, कोई भी जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, उसी में आयतन संभव है। तो आयतन क्या कहता है कि इसमें धारण करने की क्षमता कितनी है। तो इसमें हम कितने कागज के सीट लगे होंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भारी, अंदर से भी ये कागज का ही बना हुआ है, ये बस ईंट जैसा है, ठीक है, कागज का ईंट है। तो कितना इसमें मटेरियल कागज यूज हुआ है जिससे कि ये इतना बड़ा बना है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है आयतन का, कि धारण करने की क्षमता। अगर चलिए खोखला होता तो क्या होता? इसमें एक छेद होता और इसमें हम पानी कितना डाल सकते हैं, ये आयतन है। तो इसका जगह कितना है, ये है आयतन। इसके बाद अगर हम इसमें एयर को रख रहे हैं, पानी भी नहीं रख रहे, तो एयर, तो केवल एयर ही रखने की इसकी क्षमता कितनी है, मतलब ये अगर खोखला है तो इसका आयतन कितना है। तो धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? सिंपल आयतन बोलते हैं। इसमें हम कुछ भी धारण नहीं कर सकते, ये बस आपको दिखाने के लिए था, ठीक है, क्योंकि ऐसी आकृति में हम कुछ भी रख नहीं सकते। जिसमें रखेंगे वो क्या, एक सॉलिड होना चाहिए, वही हमारा आयतन के लिए सुटेबल है। अभी मैंने बताया कि जो सॉलिड है उसी में हम बस आयतन उसी का होता है। तो आयतन उसी का क्यों होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हमारा आयाम पे, ठीक है। तो ज्यामितीय आकार के क्या है, कुछ आयाम होते हैं जिसको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं, और उसी डी से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये डायमेंशन जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्या, जीरो डायमेंशन। इसको आप इस तरह से जीरो भी लिख सकते हैं, और डायमेंशन मतलब जीरो आयाम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बस एक छोटा सा पॉइंट, एक बिंदी, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं होगा, पर आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा दिया है, एक छोटा सा पॉइंट जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। डायमेंशन हमारा निर्धारित करता है कि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है या ऊंचाई है। इसी तीनों फैक्ट पे हमारा डायमेंशन क्या है, कार्य करता है। लेंथ एक तो होता है हमारा,
तो बस 3 फैक्ट, लेंथ के बाद ब्रेथ, ब्रेथ के बाद हाइट और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इस 3 फैक्ट पे हमारा क्या है, डायमेंशन डिपेंड करता है। तो 0 डायमेंशन में क्या, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है हमारा 1 डायमेंशन। अब देखो 1 डायमेंशन जो है ये 0 डायमेंशन के सपोर्ट से बनता है। 1 डायमेंशन में देख लो, एग्जाम्पल में सबसे पहले एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक रेखा बन गया, एक लाइन बन गया, इसमें एक पॉइंट, बिंदी बिंदी बिंदी, मतलब 0 डायमेंशन का कितना सारा यूज हुआ है ना, तब जाके हमारा क्या है, 1 डायमेंशन बन पाया है। 1 डायमेंशन में होता क्या है कि इसमें बस होती है लंबाई। डायमेंशन का एक चीज वो है लंबाई, 1 डायमेंशन में होता है, चौड़ाई तो संभव ही नहीं है। अब देखो ये अगर आप कहो कि ये हमारा जो मार्कर है ये हमारा 1 डायमेंशन में आएगा, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1 डायमेंशन जो है उसको आप केवल ऐसे चाहो तो टच कर सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग इसको टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसको आप बाहर निकाल करके कहीं पे रख नहीं सकते, ये तो जमीन में होगा, या तो बोर्ड पे होगा, या तो फिर आपके कॉपी में संभव है 1 डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारा 2 डायमेंशन। जैसे कि बताया कि 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन बना है, इसी तरह से 2 डायमेंशन से क्या है, 2 डायमेंशन हमारा 1 डायमेंशन के सहयोग से बनता है। तो इसमें एक चीज क्या है, एक तो पहली चीज है लंबाई होती है, दूसरी चीज है कि इसमें होती है चौड़ाई, ठीक है। 2 डायमेंशन वो तो लंबा भी होगा और चौड़ा भी होगा, और ये सपोर्ट से बनता है 1 डायमेंशन की। चलो 1 डायमेंशन का एक रेखा हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, फिर दूसरी रेखा जो थोड़ी सी छोटी है या फिर उतनी ही बड़ी है, और ये फिर एक रेखा, और ये फिर एक रेखा। तो इस टाइप की जितनी भी आकार होंगे, जैसे कि अगर ये ऐसा है या फिर बोले कि ये ऐसा है, कोई भी शेप वो हमारा क्या है, 2 डायमेंशन में आता है। ज्योमेट्रिकल शेप वो हमारा 2 डायमेंशन में आता है, और ये भी केवल संभव कहाँ है, ब्लैक बोर्ड पे, आपके कॉपी पे और जमीन पे। देखिए 2 डायमेंशन के कुछ एग्जाम्पल लगा दिए। एक वृत्त भी हमारा क्या है 2 डायमेंशन में आता है, और एक वर्ग भी हमारा क्या है 2 डायमेंशन में आता है। और मैं आपको इसे निकाल के दिखा देती हूँ, लेकिन बस ये आपको दिखाने के लिए है, असल में आप इसको निकाल नहीं सकते बाहर, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होता है, बस आपको पता ही है कि लंबाई भी रहेगी इसमें, चौड़ाई भी रहने वाली है इसमें, और क्या रहने वाली है, तो ऊंचाई भी हमारी 3 डायमेंशन में रहती है। और ये 3 डायमेंशन बनता कैसे है, तो 2 डायमेंशन के सपोर्ट से बनता है। 2 डायमेंशन के सपोर्ट से हमारा क्या बन जाता है, 3 डायमेंशन। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैं अगर दिखाती हूँ कि अगर आप बनाते हो कॉपी पे कि ये एक घन है या फिर घनाम है, जो भी, अगर उसकी लेंथ चारों तरफ से बराबर है तो वो घन, और नहीं तो घनाम, इस टाइप से बनाते हैं। तो ये हमारा 3 डायमेंशन है। और क्या है, इसमें ये सॉलिड होता है, इसको आप क्या है छू सकते हैं, बाहर इसको निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें भले हम लोग बाहर नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्या किया है, ड्रॉ। अब ये जो हमारा चीज है ये क्या है, घनाम के टाइप का है, तो ये हमारा क्या है 3 डायमेंशन में आएगा। जितनी भी चीजें जिसको आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या हमारा 3 डायमेंशन में आएगा। जैसे कि मार्कर भी हमारा इस बार 3 डायमेंशन में ही आने वाला है। अब हम जानते हैं स्पेशली 2 डायमेंशन के अंतर्गत कौन कौन से स्पेशल डायग्राम्स यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं, तो फटाफट देखते हैं। तो 2 डायमेंशन के अंतर्गत हमारा आता है वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, ठीक है, क्योंकि 2 भुज तो कुछ होता है नहीं। त्रिभुज में क्या है, 3 भुजा होंगी इस टाइप से, 3 भुजा है तो ये त्रिभुज है। चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजा है तो ये चतुर्भुज है। और पंचभुज में सेम है, क्या होता है कि अगर आपके पास 5 भुजा है तो ये होगा क्या, पंचभुज। देख लो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पंचभुज। अब मैं आपको इसके शेप्स लगा के दिखाती हूँ। वृत्त का शेप आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल होता है, तो इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। इसमें भी क्या है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई, सब में लंबाई चौड़ाई है। 2 डायमेंशन का ये शेप है। इसके बाद त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो मेंसुरेशन में हमें पढ़ना केवल है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो होते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार भी आप इसी में पढ़ लेंगे, और चतुर्भुज भी कितने प्रकार के, क्योंकि ये 3 भुजाओं से घिरी जो आकृति है उसको तो हम त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग से नाम यहाँ पे बदल जाते हैं शेप के आधार पे। अब देख लो ये कौन सी है, तो ये हो गया हमारा क्या, विषमबाहु त्रिभुज। ये था समबाहु, इसमें क्या है, तीनों का तीनों भुजा हमारा था बराबर, ठीक है। और ये हमारा विषमबाहु है। और ये हमारा जो आकार है ये क्या है, समद्विबाहु, जिसमें केवल 2 ही भुजा बराबर होती है वो होती है समद्विबाहु। जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं वो विषमबाहु, और जिसमें तीनों भुजा बराबर है वो त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसके बाद जब हम चतुर्भुज पे आएंगे
सभी त्रिभुज का हमने नाम लिख दिया है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब चतुर्भुज में भी सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें इसके आगे जरूरत है और इसको शॉर्ट में हमें पढ़ लेना है, ठीक है। चतुर्भुज में भी सबका अलग अलग नाम होता है। चतुर्भुज खानदान का तो है, जैसे कि ये तीनों क्या है, त्रिभुज के खानदान का है, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। वैसे ही चतुर्भुज में चतुर्भुज खानदान के तो होते हैं, पर सबका क्या है, अलग अलग नाम होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ब्लू के साथ ब्लू अटैच कर दिया, तो इसका क्या नाम है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, आयत कहते हैं। नेक्स्ट में हमारा सब आता है क्या, वर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, जिसमें कि 1 2 3 4 भुजा तो है, चतुर्भुज की फैमिली का तो है, और इसमें क्या चारों की चारों भुजा होती है हमारी बराबर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ग। नाम मैं साथ में इंक्लूड कर देती हूँ, वर्ग कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, आयत। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए कुछ इस आकृति की। इस आकृति में क्या होता है, चारों भुजा तो बराबर है, लेकिन ना किसी का भी कोण नहीं मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। और ये हो गया हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसको हम और भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बस ये तो मैं आपको नाम बता रही हूँ कि किसका क्या नाम है शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब पंचभुज में क्या देख लो, पंचभुज में ऐसा हो गया, पंचभुज 5 भुजाओं वाला। अब वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इसके बाद 6 भुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी होगा, 8 भुजा वाला भी होगा। तो ये सारे के सारे शेप आएंगे हमारे 2D आकृति के अंतर्गत। अब 3D आकृति में किसका कौन सा क्या नाम है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हालांकि डिटेल से तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो 3D आकृति के कौन कौन से नाम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सिक्का, ठीक है। एक जो सिक्का है हमारे पास, ये कौन सी आकृति है, तो ये भी है हमारी क्या, 3D आकृति। लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप वृत्त के जैसा ही इसका निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल, इस सिक्के का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि इसमें ऊंचाई क्या है, बहुत कम है। ऊंचाई चूंकि बहुत कम है, इसलिए ही हम इसे वृत्त के क्षेत्रफल जैसा निकालते हैं। लेकिन यह आकृति क्या है, 3D है। और एक रिंग, जिसे आप चूड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चूड़ी ही है, पर ये एक रिंग है जो क्या बीच में खाली है। इसमें बीच में से तो कोई भी आर पार कर सकता है ना, पूरा तो जगह घेरता नहीं है, बस ये जगह घेरता है साइड साइड का, मतलब एक ब्रिज जैसा व्यवहार करता है। और इसलिए अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने में क्या होता है, बाहर का क्षेत्रफल और अंदर का क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं कुछ इस ढंग से। लेकिन ये आकृति क्या है, 3D की एक आकृति है, रिंग या बैंगल कहें। लेकिन जब एक गोला और चूड़ी यानी बैंगल को साथ में लेके आया जाता है और पूछा जाता है, 2 ही ऑप्शन होता है कि 3D आकृति कौन है और 2D आकृति कौन है, तो इसको 2D बना दिया जाता है। उस समय इसको 2D मान लिया जाता है, लेकिन सही तो नहीं है ये, पर क्या करें, 2 ही ऑप्शन है तो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो गोला है हमारे पास, ये क्या है, 3D होता है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको तो छू ही सकते हैं आप लोग। और इसमें क्या है, आयतन भी मौजूद है। और इस जो रिंग है, इसमें भी आयतन मौजूद है। इस चूड़ी के कितने सारे कांच के टुकड़े मिलके क्या है, इसको बनाए होंगे, मतलब धारण करने की क्षमता को ही तो हम लोग आयतन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, रिंग। नामकरण हम लोग सीधे सीधे कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा रिंग। इसका नाम क्या है, रिंग है, ठीक है, जो कुछ इस ढंग से करेगा। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं, ये जो एक बेलन है, इसकी आकृति कैसे, रिंग की आकृति, तो चलिए ऐसे ऐसे बोर्ड पे बनाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे रिंग की आकृति रहेगी। और ये जो है, ये हमारा होता है बेलन, इसका नाम है। इसको यहाँ पे चिपकाएंगे ना, तो ये गिर ही जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत भारी है। और इसकी आकृति जनरली ऐसे बनाई जाती है, ऊपर और नीचे क्या है, कटोरी जैसा, ठीक है, बेलन। इसको हम लोग बेलन कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो मैं पहले से दिखा रही हूँ, ये है हमारा घनाभ। इसका नाम घनाभ है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए। और एक होता है, पहले घनाभ का आकृति देखिए कैसे बनता है, आमने सामने की भुजा बराबर कर दिया जाता है। उसके बाद बीच में एक रेखा खींच करके फिर से एक आयत बनाया जाता है। देखो, एक तो ये 2D और एक तो ये 2D, ठीक है। इस 2D से मिलके क्या बनता है, हमारा 3D बनता है। ये तो आपको आगे ही पता चलेगा कि कैसे कैसे ये होता है। तो इसका नाम क्या है, घनाभ है, ठीक है। अब एक दिखाती हूँ जो आपको घन जैसा दिखेगा, और वो ये, ठीक है, ये आपको घन जैसा थोड़ा लेकिन छोटा ही है, तो ये भी घनाभ ही है हमारा। अगर ये वाला थोड़ा सा लंबा होता तो क्या होता है, ये हमारा घन होता। तो घन का इमेज कैसे बनता है, इसमें चारों का चारों रेखा बराबर होगा, एक वर्ग बनाना होता है, फिर हमें दूसरा वर्ग बनाना होता है, और दोनों को वर्टेक्स दोनों के मिला दिए जाते हैं, तो हमारा बन जाता है वर्ग, ठीक है। तो इतने सारे नाम पता चल गए, किसको वर्ग कहते हैं, किसको घनाभ, बेलन, रिंग, और शंकु होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है। ये देखिए कुछ इस टाइप की आकृति जो सभी ओर से त्रिभुजों से घिरी हुई होती है, त्रिभुज, तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है प्रिज्म। ये प्रिज्म, पिरामिड जैसे क्लासेस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और कुछ ऐसी आकृति को हम बोलते हैं प्रिज्म, जिसका आधार क्या है, बिल्कुल सेम होता है, ऊपर नीचे बराबर होता है और घिरा होता है सभी ओर से क्या है, चतुर्भुजों से, तो इसको हम लोग कहते हैं एक प्रिज्म।
कुछ इस कॉर्क जैसा होता है हमारा शंकु, लेकिन उसका कोना क्या है, होता है। जैसे कि एक शंकु समथिंग लाइक दैट होता है ऐसे, ठीक है। चूंकि ये 3D है इसलिए इसको उभार के बनाया गया है, तो ये हमारा होता है क्या, शंकु। हम लोग इसी के बारे में आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और प्रिज्म पिरामिड की बातें बहुत अच्छे तरीके से, और बहुभुज क्या होता है ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि आप अगर उसको देखते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में भी आ सकता है डिटेल से, वरना हम लोग इसमें भी कवर करते चलेंगे। और आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।